तो आज की क्लास का मतलब पार्ट 2 है और इसमें हम सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन के बारे में जानेंगे और फिर उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले, एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो किसी नॉन एम्प्टी सेट पर है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और आपका ट्रांजिटिव भी है। ऐसा रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी बात डेफिनेशन की। अब इसको प्रैक्टिकली देखें। यू कैन से ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि वो जो रिलेशन है ना, वो इन कंडीशंस को क्या कर रहा हो, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। चलो मैं इसको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया आपका। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि वो फंक्शन कैसा होना, सॉरी वो रिलेशन कैसा होना चाहिए। वो आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या कर रखा है कि इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। यदि वो नीचे दी गई इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा तो वो इक्विवेलेंस है। देखो, इफ ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। ये हमने कहाँ पे देखा था? रिफ्लेक्सिव की जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तो उसमें यही बात कही गई थी ना। यानी कि ये चीज क्या होती है, ए बिलोंग टू आर, यानी कि सेम जो एलिमेंट है उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या, ये आपके रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्सिव की बात कही गई है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद देखो, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका जो उल्टा है ना, यानी कि बी ए, वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए किससे? रिलेशन से। तभी वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये आपकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद देखो ट्रांजिटिव। अब देखो, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन विच implies ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। यानी कि ए सी शुड भी बिलोंग टू आर, है ना, कि ए सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, देन द फंक्शन इज ट्रांजिटिव। और ए बी सी किसके हैं? सेट ए के एलिमेंट है ना। तो ये बात होनी चाहिए, तभी आपका जो रिलेशन है वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसमें क्या कहा गया है फिर से देख सकते हैं कि एक रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो आपका क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है और ये आपकी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांजिटिव। उसके बाद देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। लेट टी बी द सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय, यानी कि एक रिलेशन दे रखा है T1 T2 such that T1 congruence to T2 so that R is an equivalence relation। ठीक है, हमने एक सेट दे रखा है हमारे को कि भाई ये एक सेट है किसका? ट्रायंगल्स का, जिसमें कई सारी ट्रायंगल दी गई हैं। अब हमने उन उसमें बताया गया है कि जो दो ट्रायंगल्स है ना, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है ना, ये उनका रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। तो आप इस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओ। तो देखो क्या कहा है इसने, ये तो हमने जान लिया। एक प्लेन है, प्लेन में बहुत सारी ट्रायंगल है। मान लो ये कोई प्लेन है ना, इसमें बहुत सारी ट्रायंगल दी गई है, ये मान सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे आपकी ट्रायंगल्स दी गई हैं बहुत सारी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस शो करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको चेक करना होता है कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द according to the given condition,
अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग द फंक्शन is reflexive or not, symmetric or not, transitive or not, then we can prove that it is equivalence or not। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो देखो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं इसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू सेट ए, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो इसमें हम T1 ले लेते हैं। अब देखो T1 डॉट कोमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, या कहें हम कि T1 बिलोंग टू T। ठीक है, मान लो ये कोई T1 है ना, तो इसका हम देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने T1 ट्रायंगल ली, अब हम कोई भी ट्रायंगल ले या फिर कोई भी आकृति लेंगे तो वो अपने खुद के तो कोंग्रुएंस होगी, है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है यहाँ पर, यानी कि T1 जो है वो T1 के तो कोंग्रुएंस होगी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसलिए hence we can say that this is reflexive relation। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये है। इसके बाद हम इसकी चेक करते हैं आपके, ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलो अभी हम सिमेट्रिक देखते हैं ये है या नहीं। अब देखो इसमें सिमेट्रिक के लिए ना, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ये इसकी कंडीशन होती है ना। तो अब देखो अगर ये कह दें हम T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंस है T2। ठीक है, तो अगर हम इसका अपोजिट लें T2 और कोमा T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि T2 कोमा T1 भी तो बिलोंग करेगा ना R से, क्योंकि T1 अगर कॉन्ग्रुएंस है T2 के तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंस होगा ना T1 के, है ना। तो इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या कि हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए बी बिलोंग कर रहा आपका रिलेशन से, तो बी सी, ए बी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन से, विच इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तभी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो इस ट्रायंगल वाले सेट को ही अगर हम देखें, देखो T1 कोमा T2 बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 आपके बिलोंग करते हैं T से, और ये जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के, है ना। T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के। अब देखो ये बात इतनी भी समझ में आई। इसके बाद अगर हम ले T2 कोमा T3 बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन से, T2 कोमा T3 आपका सेट T से बिलोंग करते हैं, है ना। तो T2 रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि T2 कॉन्ग्रुएंस है T3 के, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, यही तो रिलेशन दिया गया है। अब देखो इन दो से हम हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास T1 कॉन्ग्रुएंस आ रहा है T3 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, यहाँ पर ए सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 कोमा T3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, हेंस वी कैन सी दैट दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। इतनी बात आपको पता चल गई, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब देखो
ये जो रिलेशन हमने देखा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांजिटिव भी है। अब जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या? ऐसा फंक्शन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, वो कौन सा फंक्शन होता है? वो इक्विवेलेंस फंक्शन होता है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिलेशन की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आपका, ठीक है। तो हेंस प्रूव कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव कर दिया है, ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके, है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम अगला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगला एग्जांपल क्या कहता है आपका, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2 such that L1 perpendicular है L2 पे, show that R is symmetric but neither reflexive or nor transitive, ठीक है। यानी कि एक प्लेन पे आपको एक सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, जिसमें आपका रिलेशन क्या है कि L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है। अब देखो क्या कहा गया है कि ये कोई प्लेन मान लो, ठीक है, इस पे एक L1 मान ले हम, ये L1 है, और L2 मान लो इसको, ठीक है। अब जो ये L1 है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तो ये हुआ ये L1 है, ये L2 पे परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब देखो, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो ये फंक्शन, सॉरी ये जो रिलेशन है, ये आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, पर ये ना ही तो आपका रिफ्लेक्सिव हो और ना ही आपका ट्रांजिटिव हो, ये हमने दिखाना है। अब देखो, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में चेक करें, तो इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, ये इसकी कंडीशन होती है ना। अब देखो L1 कोमा L1 बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि L1 परपेंडिकुलर है L1। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही लाइन अपने आप के ऊपर ही परपेंडिकुलर हो। मान लो अगर ये सिंपल एक लाइन दे रखी है, तो ये अपने आप पे परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वी कैन सी दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि L1 कोमा L1 आपका बिलोंग ही नहीं कर रहा, कहां से? रिलेशन से, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से, है ना। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। अब देखो यहाँ पर L1 L2 को लें हम, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। अब देखो ये चीज परपेंडिकुलर है ना, L2 पे L1, सही बात है ये। अब देखो L2 कोमा L1 बिलोंग कर रहा है यानी आर से। अब देखो ये जो लाइन है L1, इस पे भी तो ये परपेंडिकुलर बन रही है ना L2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका L2 परपेंडिकुलर है L1 पे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमें बता रही है ये चीजें कि L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L1 is also belong to R, then we can see that this is function, sorry, this relation is symmetric relation, ये symmetric relation आपका, है ना। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है यानी। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? ए बी बिलोंग कर रहा आर से, बी सी बिलोंग कर रहा आर से, देन विच इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग करना है चाहिए आर से, है ना। तो यहाँ पर एक बात देखने की ये है, अगर हम L1 लें, L2 लें, परपेंडिकुलर है आर पे, L2 L3 लें, यानी कि इसका मतलब क्या?
इसका मतलब तो क्या हुआ आपका, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, L2 परपेंडिकुलर है L3 पे, ठीक है। अब देखो कोई अगर हम L3 लें, मान लो अगर हम ये लाइन ले लें L3, ठीक है, L3 और L2 इस पे परपेंडिकुलर भी है, ये रहा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर, यहाँ तक का तो हमें पता चल गया, बट इसमें कंडीशन क्या होती है कि L1 कोमा L3 भी बिलोंग करना चाहिए ना रिलेशन से, यानी कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 पे। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये L3 ली, L3 पे L2 परपेंडिकुलर हो गया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। L2 L3 पे परपेंडिकुलर, बट यहाँ पर देखने की बात ये है कि L1 आपका L3 पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, AC वाली, AC डजंट बिलोंग टू और यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो गई, तो ये आपका फंक्शन कैसा, ट्रांजिटिव तो नहीं है, ये आपका ना ही तो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो है, बट ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने जो प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं कि ये आपका सिमेट्रिक है, ना तो आपका ट्रांजिटिव और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव, बट सिमेट्रिक तो है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालती है, जब आपका रिलेशन दिया हुआ था ना जो आपको, वो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए, ये जो आपका ए सेट है इसके ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिवन बाय आर a b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation and find all equivalence classes, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंस चेक करते हैं, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करेंगे। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यहाँ पर देखो इसने रिलेशन दे रखा। सबसे पहले अगर हम आर की बात करें तो आर आपका गिवन है ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हुआ, ए बिलोंग करना चाहिए आपका आर से, एंड ए माइनस ए आपका जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 2x लगा लो, ठीक है। तो देखो a माइनस ए अगर हम निकालते तो आपके पास 0 आ रहा है। अब 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सभी का मल्टीपल है ना 0, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो ये फंक्शन भी आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बिलोंग टू आर एंड e माइनस ए इज इक्वल टू 2x, है ना। यानी कि we can say that this relation is reflexive, ठीक, रिफ्लेक्सिव है आपका ये। अब चेक करते हैं हम ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, रिलेशन के अकॉर्डिंग, और जो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तभी तो आपका सिमेट्रिक होगा। अब देखो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, यानी कि a माइनस बी है ना वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 का मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो a माइनस बी अगर 2 का मल्टीपल है तो आपका b माइनस ए भी तो आपका 2 का मल्टीपल होगा ना, 2 का मल्टीपल होगा ना, है ना, है ना। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो
अगर हम करें बात a माइनस बी आपका 2x है, तो b माइनस ए आपका या तो 2x हो सकता है या तो 2 माइनस एक्स होगा, है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, देन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, वही ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखो, क्या होती है, ए बी बिलोंग कर रहा आपका आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा आपका आर से, देन विच इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आपका आर से। ठीक है, तो देखो इसमें ये चीज सेटिस्फाई हो रही है नहीं। और देखो अगर हम लें a माइनस बी आपका 2x आता है, b माइनस सी आपका 2y आता है, क्योंकि रिलेशन तो ऐसे ही दे रखा है ना कि ये 2 का 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये 2 का मल्टीपल हो सकता है कि नहीं, वो तभी तो डिवाइड होगा। तो अब देखो ये चीज हमारे पास आई, a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, b माइनस सी इज इक्वल टू 2y। अब देखो ये चीज, इन दोनों का कंक्लूजन अगर हम निकालें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, है कि नहीं। तो अब देखो b से यहाँ पर b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 अगर हम कॉमन लें तो x प्लस वाई, तो ये आपका 2 का मल्टीपल ही तो आ गया। इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो देन वी कैन से दैट ए सी भी बिलोंग करेगा आपका रिलेशन से, एंड वी कैन से दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है और ये आपका ट्रांजिटिव भी है। अब जो तीनों चीजें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका कैसा रिलेशन होगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं आपका इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो देखो यार इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से ये इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस कब निकलती है, जब आपका रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस हो, तब आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए, यानी कि कोई रिलेशन है वो सेट ए में, सेट ए आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग दे रखी सेट ए में 1 to 9 तक की, गिवन बाय आर ए बी such that 2 divides a minus b is an equivalence relation, then find all equivalence classes। ठीक है, यानी कि आपको ये जो रिलेशन दे रखा है इसमें कहा है कि आपका जो a माइनस बी का रिजल्ट आएगा ना वो आपका 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमने सबसे पहले चेक करनी होगी रिफ्लेक्सिविटी, फिर सिमेट्रिक है या नहीं, फिर हमने देखना होगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब आपका रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखो अगर हम देखते हैं ये रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, अगर आपका ए बिलोंग कर रहा है आर से तो आपका रिलेशन कैसा है, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखो यहाँ पर ए बिलोंग टू आर, ए माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि कोई भी जो रिजल्ट होगा वो 2 का मल्टीपल 2 से डिवाइड तभी होगा ना जब 2 का मल्टीपल होगा। तो देखो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, अब 0 आ रहा है, 0 तो सभी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 2x, देन बी माइनस ए इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यानी कि अगर a माइनस बी आपका 2x के इक्वल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो b माइनस ए भी तो आपका 2 का मल्टीपल होगा ना। a माइनस बी 2x, b माइनस ए 2x, या फिर कहें 2
इंटू माइनस एक्स, है ना। तो ए बी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा तो बी ए भी यहाँ पर बिलोंग करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास 2 और 4 का पेयर, तो देखो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो देखो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, -2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू -1 ये कह सकते हैं, है ना। यानी कि 2x आ गया। अगर हम देखें 4 और 2 भी तो बिलोंग करेगा ना रिलेशन से, क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। ये आपका क्या है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ए बी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से और बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, ये भी आपका 2x आ गया। 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन देखो, ए बी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन से, विच इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग होना चाहिए आपका रिलेशन से, तभी तो आपका ट्रांजिटिव होगा। ये प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। तो देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2x, यानी कि कोई 2 का मल्टीपल है ए माइनस बी, और बी माइनस सी भी आपका 2 का मल्टीपल है, यानी कि ए माइनस बी आपने 2x लिया, यानी कि x कोई इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 का मल्टीपल बन जाएगा, है ना। बी माइनस सी इज इक्वल टू 2y, है ना। अगर हम इन दोनों का कंक्लूजन निकालें, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, दोनों इक्वेशन को हमारे पास जो है, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर b माइनस का है और ये b प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y ये बच जाएगा, है ना। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी भी आपका बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करनी है इसकी। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास आपकी होती क्या है, ये डिपेंड करती है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन पे। अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है तो आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंस क्लास डिपेंड करती किससे, इक्विवेलेंस रिलेशन से। अब इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि रिलेशन क्या दिया गया आपका, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये जो सेट ए हमारे पास गिवन है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ए सेट को पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो देखो ये जो पार्ट आएंगे ना वो इसके सबसेट होंगे, किसके, सेट ए के। ठीक है, अब देखो कैसे, ऐसे सेट देगा हमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो देखो क्या कहता है, सबसेट ए अगर हम माने A1, पहला सबसेट हमारे पास A1 है जो किसका सबसेट है, सेट ए का। इसमें क्या है कि आपके ऐसे एलिमेंट जिनका डिफरेंस आपका 2 से डिवाइड होगा। तो देखो 1 अगर हम ले लें, अगर हम 1 ले, 1 के साथ 2 नहीं ले सकते, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 के साथ हम 3 ले सकते हैं, है ना, वो आपका 2 से डिवाइड होगा। 1 के साथ हम 4 नहीं ले सकते, इनका डिफरेंस 3 है। 1 के साथ हम 5 ले सकते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 4 है, जो क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम 1 और 7 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे हम 1 8 नहीं ले सकते, 1 9 ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, जो 2 का मल्टीपल है। तो देखो 1 3 5 7 9 ये A1 हमारे पास एक सबसेट आ गया, किसका, सेट ए का। ठीक है, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो देखो 1 3 5 7 9 ये आपके एलिमेंट है किसके, A1 के, जो सबसेट है सेट ए का। अब देखो A1 के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो और उनका अगर आप डिफरेंस चेक करो, यानी कि ये जो रिलेशन चेक करो, तो आपका वो हमेशा डिविजिबल होगा 2 से, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यानी कि इसका मतलब क्या है कि A1 क्रॉस A1, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखें ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखें
तो उसमें से कोई भी पेयर उठाओगे ना तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका A2 एक सबसेट आया 2 4 6 8, यानी 2 और 4 का डिफरेंस लो तो कितना आएगा, 2 और 4 का 2 आएगा जो 2 का डिविजिबल है। 2 और 6 का ले लो, 2 और 8 का ले लो, वही क्या 2 के मल्टीपल ही तो आएंगे। ठीक है, तो इसका कोई भी पेयर उठा लो, यानी कि A2 क्रॉस A2 में से कोई भी पेयर उठा लो, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी पेयर उठाओ तो वो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो दो सबसेट आ गए ना A1 और A2, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास हैं। ठीक है, और इनमें एक कंडीशन ये होती है कि ये दोनों सबसेट का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा, यानी कि A2 का कोई भी एलिमेंट A1 के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास की जो आपकी प्रॉपर्टीज है या कंडीशन है वो देखो एक बार। आपका जो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन नहीं आ रहा है एक दूसरे में, है ना। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5, है ना। अब A1 यूनियन A2 अगर आप निकालें, अब इसने कहा है कि A1 और A2 को कंबाइन कर दो, यानी कि A1 यूनियन A2 निकालो तो वो आपको देगा सेट A, यानी कि A1 यूनियन A2 इन दोनों को इकट्ठे लिख दो तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 ये किसके इक्वल है, इस सेट A के इक्वल है ना। अगर इसको सही ढंग से हम A की तरह अरेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपके पास वापस क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, यानी कि A1 यूनियन A2 आपका सेट ए के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2 एंड A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, आपका A1 और A2 का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगली कंडीशन क्या करती है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिवाइड्स ए इन सेवरल म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स A1 एंड A2 एटसेट्रा, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना वो जो गिवन सेट होता है उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर देता है, यानी कि जहां पर दो सबसेट आए या कितने भी सबसेट आए, आपका जरूरी नहीं कि A1 और A2 ही आए, साथ में कोई A3 भी आ सकता है, A4 भी, कोई भी मतलब सबसेट बन जाए, तो इनका है ना इंटरसेक्शन आप देखोगे तो वो आपका 5 आएगा। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे में कॉमन एलिमेंट नहीं देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका इक्विवेलेंस क्लास का, और जो सबसेट हमें मिले A1 और A2 किसके, ए के सबसेट, ये आपके क्या है, ये आपके इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया आपका इक्विवेलेंस क्लास का। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है आपका। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें कि द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, यानी कि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन ये आपका स्पेशल केस होता है किसका, रिलेशन का। ठीक है, ए रिलेशन may relate each elements of the domain to more than one element of the range, while a function relates each elements of the domain to one and only one element of the codomain। अब देखो इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो आपका फंक्शन है ना वो एक स्पेशल टाइप है किसका, रिलेशन का। ठीक है, अब रिलेशन में क्या होता है, आपके जो एलिमेंट होते हैं ना, जो डोमेन वाले एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन में, देखो इसमें क्या कहा गया है, रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, यानी कि जो डोमेन डोमेन वाले जो एलिमेंट है ना वो एक से ज्यादा एलिमेंट जो कोडोमेन में रेंज होती है ना उससे मैच हो सकते हैं। बट आपके फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन का एक एलिमेंट है ना, तो डोमेन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, डोमेन एक से ही रिलेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है। देखो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ये होती है f सच दैट
एक्स टू वाई, यानी कि जो फंक्शन है आपका सेट एक्स टू सेट वाई में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट एक्स है ना, ये जो सेट एक्स है ये आपकी डोमेन है, और ये जो सेट वाई है ये आपका रेंज आ रहा है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो फंक्शन में क्या कहा गया है, इन चीजों को हम समझते हैं। रिलेशन में तो क्या हो सकता है, अगर कोई दो सेट मान लो 1 2 3 4, ए बी सी डी, यहां पर ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है। ठीक है, रिलेशन में क्या हो सकता है, वन का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, वन का रिलेशन बी के साथ भी आपको दिखा सकते हैं, यानी कि सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हैं ना, वन का सी के साथ, वन का डी के साथ। बट आपके फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपका वन का रिलेशन है ना, तो ये आपका ऐसे हो सकता है, ए से है ना, यानी कि वन ए है, तो आप वन बी से नहीं कर सकते इसको रिलेट। यानी कि अगर आपने ये चीज कर दी ना, ये यानी कि वन ए से भी है बी से भी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात तो थी रिलेशन की, ये आपकी फंक्शन डजंट एग्जिस्ट होता है ऐसे। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपका समझ में आ गया कि एक डोमेन की दो रेंज नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं हम कि ये जो सेट है ना, समझ लो एक बार, ये डोमेन का है। ठीक है, ये जो आपकी है कोडोमेन का सेट है, और जो कोडोमेन में जो मैपिंग होती ना, ये वाली चीज यानी कि टू का थ्री का, ये जो चीज होती है, यानी कि थ्री फोर का रिलेशन डी से लगा लो। ठीक है, ये वन टू थ्री फोर डोमेन, डोमेन तो आपकी क्या है, वन टू थ्री फोर। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आपकी जो वन टू थ्री फोर की जिसके साथ मैपिंग है ना, वो आपकी रेंज है। मान लो किसके साथ है, ए बी सी डी, अगर कोई एक और एलिमेंट होता है यहाँ पर ई, तो ये आपका रेंज नहीं होता। ये जो ई एलिमेंट हमने अभी लिया ना, ये आपका रेंज में कंसीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका कोडोमेन में कंसीडर किया जाता है। कोडोमेन में, कोडोमेन क्या होती है, देखो कोडोमेन में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ए बी सी डी, और ये जो लिया गया एक और एलिमेंट, ये चीज। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है, एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं होती, ये आपकी प्री इमेज और ये आपकी इमेज। एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती, बट एक इमेज की दो प्री इमेज हो सकती है। ठीक है, यानी कि सिंपल मतलब इसका ये है, फंक्शन मान लो कोई एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर हम ले लें। ठीक है, और यहाँ पर आप -9, और मान लो इसमें -9 और 9 का फाइंड आउट करें आप। ठीक है, तो ये देखो -9 आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 81 आएगा, और 9 पुट करोगे तो भी आपका 81 आएगा। अब देखो यहाँ पर प्री इमेज तो दो है, बट इमेज आपकी एक ही आ रही है, -9 और 9 की, ये तो आपकी प्री इमेज है, यानी कि डोमेन है प्री इमेज, और इनकी इमेज आपकी 81 आएगी दोनों की। ठीक है, यानी कि आपकी ये कंडीशन तो फॉलो हो सकती है, बट आप अगर ये कर देना, ये वाली चीज, ये चीज आपकी गलत मानी जाती है। ठीक है, ये होता है फंक्शन की डेफिनेशन, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस ये जो टाइप है वो क्या कहती है आपके। अब देखो पहला टाइप जो हम करने वाले हैं ना, वो हमारा है वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है समझिए, ए फंक्शन एफ सेट एक्स टू वाई, यानी कि कोई फंक्शन है सेट एक्स टू सेट वाई, इज सेट टू बी ए वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। ठीक है, यानी कि
कोई फंक्शन हमें दिया गया है x से y में, और वो 1 1 कब होगा, जब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ जो x आपका इक्वल हो y के। यानी कि जो है ना, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एफ एक्स ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ वाई के इक्वल आ गया, तो आपका x और y इक्वल होगा ना, तब ये चीज होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर हम समझे तो जो सेट x है ना, उसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो y के जो सारे एलिमेंट है ना, उनमें से एक एक के साथ ही उनकी मैपिंग होनी चाहिए। यानी कि इसमें अगर हम कहें कि भाई ए है, तो ए का रिलेशन 2 के साथ है, बी का 1 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ, 5 का किसी के साथ नहीं। यानी कि एक प्रीमेज की एक ही रेंज होगी, एक ही रेंज होगी। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे, मतलब सभी जो आपकी डोमेन है ना, सभी की डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या होगी, रेंज होगी। ये आपका कंसेप्ट होता है 1 1 फंक्शन का। सिंपल बात ये कि सभी डोमेन्स की सभी डोमेन्स की एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, सभी की अलग अलग होगी। ये नहीं कि आपकी ए की भी रेंज 2 है और बी की भी रेंज 2 है, वो आपका मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, समझने की बात ये है कि अगर आप के एक्स के जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी की एक एक इमेज आपको वाई में मिले, उसको आप क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। 1 1 इमेज 1 1 फंक्शन। समझ आई बात। अब देखो ये जो कंसेप्ट क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि जो एफ एक्स है ना, वो एफ वाई के इक्वल तब होगा जब आपका फंक्शन में जो डोमेन है ना, वो इक्वल होगी सेकंड वाले जो आप देख रहे हैं ना, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके दोनों डोमेन इक्वल होंगी, तभी वो दोनों इक्वल आएंगे। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एफ ए क्या है, एफ ए आपका 2 है, तो आपका एफ A2 और A1, मान लो इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जब दो के इक्वल तब होंगे जब आपका A1 इक्वल है A2 के। ठीक है, कहने का मतलब ये कि F2 इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो F2 इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब आपका दूसरे वाले जो डोमेन है ना, वह भी आपकी 2 हो। ठीक है, सीधी बात अब समझ लो कि सारी की सारी प्री इमेज की एक एक अलग अलग इमेज हो, वो आपका क्या होता है, ऑन टू सॉरी 1 1 फंक्शन होता है। ए फंक्शन विच इज 1 1 इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। यानी कि जो 1 1 फंक्शन होता है ना, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। बाद हम करते हैं सेकंड टाइप किसका, फंक्शन का। तो फंक्शन में हमने किया 1 1 फंक्शन, यानी कि वन डोमेन वन रेंज, वन डोमेन वन रेंज, वन डोमेन वन रेंज, ये आपका क्या है, 1 1 फंक्शन। तो सेकंड वाला जो फंक्शन है वो है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। ए फंक्शन, कोई फंक्शन x है, सेट x टू सेट y में, इज सेड टू बी ए मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ x हैव द सेम इमेज इन y। या डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो आपके टू और मोर एलिमेंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो ए एक्स के है ना, एक्स सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, उनका एक रेंज आपको मिल जाए, तो वो आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। तो देखो कैसे, मान लो देखो सेट एक्स के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर ए की इमेज क्या है, 1 है, बी की इमेज 2 है, और सी की इमेज भी आपकी 2 ही है ना। तो यहाँ पर दो प्री इमेज की एक इमेज आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन, यानी कि दो और मोर देन टू प्री इमेज हैव सेम
इमेज इन वाई, ठीक है। यानी कि जो वाई सेट होगा ना, इसमें जो आपकी कोडोमेन का सेट है, इसमें दो या दो से ज्यादा परी इमेज की एक इमेज आपको जहां पर भी मिल जाए तो वो आपका क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो देखो ये चीज भी आप समझ सकते हैं, टू और मोर देन टू प्री इमेज हैव सेम इमेज इन वाई, ये ऐसा फंक्शन क्या होगा आपका, मैनी वन फंक्शन होगा। यानी कि एफ बी इक्वल टू एफ सी, यानी कि एफ बी यानी कि आपकी जो बी को डोमेन है, सॉरी बी डोमेन है और यहाँ पर सी डोमेन है, ये दोनों डोमेन हम पुट कर दें फंक्शन में तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो टू सेम आई है, यानी कि दो प्रीमेज के साथ हमारे पास सेम इमेज आ रही है, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन। और यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थे आपका मैनी वन फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन देखो सबसे पहले। ए फंक्शन यानी कोई फंक्शन है सेट एक्स टू सेट वाई में इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग टू वाई हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज एक्स बिलोंग टू सेट एक्स। यानी कि ये कहना चाहता है कि वाई जो कोडोमेन का सेट है ना, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। यानी कि यही बात इसने कही है ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि एवरी एलिमेंट वाई, यानी कि ये तो आपकी स्मॉल वाई हो गई, ये जो एलिमेंट है, और ये सेट वाई है। सेट वाई का एक भी एलिमेंट ऐसा ना होना चाहिए जिसकी प्री इमेज आपको सेट एक्स में ना मिले, ठीक है। इसका मतलब देखो सिंपल साधारण सी बात ये है कि अगर हम एक सेट ले लें, इसमें मान लो ये ए है, ये बी है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फंक्शन बना दिया हमने। थ्री की कोई प्री इमेज नहीं, ये सेट एक्स ये वाई, ठीक है। अब देखो ए बी वन टू, अब देखो ये फंक्शन आपका वन वन तो है क्योंकि एक प्री इमेज की एक इमेज है, एक प्री इमेज की एक इमेज है, थ्री की कोई इमेज है नहीं, ठीक है। लेकिन आपका ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन कहता है कि जो जितने भी एलिमेंट वाई के हैं ना, उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए सेट एक्स में। तो ये आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऑन टू आपका ये है वन टू थ्री आपके y के एलिमेंट है और इन y के एलिमेंट्स की सभी की प्री इमेज आपको सेट एक्स में देखने को मिल रही है, ए बी सी डी। अब देखो ए प्री इमेज है वन की, बी प्री इमेज है टू की, सी प्री इमेज है थ्री की, डी प्री इमेज है थ्री की। यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। और जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, अब हम अगला टाइप कर रहे हैं वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो आपका वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन। यानी कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव आपका कैसा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव आपका वन वन, ऑन टू आपका सर्जेक्टिव, और ये दोनों जहां पर हैं ऐसा फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन दे रखा आपका सेट एक्स टू सेट वाई में इज एन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ई, ठीक है, सेट एक्स को इसको, ठीक है। यानी कि एफ एक्स आपका एफ वाई के इक्वल तब होगा जब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के इक्वल है। यानी कि एफ टू आपका कब इक्वल होगा, जब आपका एफ टू सामने हो, है ना, एफ टू ही सामने और एफ टू यहाँ तभी तो होगा। यानी कि टू इक्वल टू टू, है ना, ये कोई सेट के ये एग्जांपल लिया हमने। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जब आपके एलिमेंट्स सारी की सारी प्री इमेज की एक डिफरेंट
इमेज हो किसमें, कोडोमेन में, तो वो आपका फंक्शन कैसा होता है, वन वन फंक्शन होता है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए y सेट में जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि दो फंक्शन अगर हम देखें एफ एक्स एफ वाई तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनमें सेम वैल्यू पुट हो और उन फंक्शन आपका सेम हो, तभी आपकी वैल्यू सेम आएगी। और जितने भी वाई सेट के एलिमेंट है ना, उन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो सेट एक्स में, तो आप कह सकते हैं वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब देखो ए बी सी डी आपके एलिमेंट है सेट एक्स के और ये फंक्शन, ठीक है, और वाई के एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब देखो ए की वन इमेज, बी की थ्री इमेज, सी की टू इमेज और डी की फोर इमेज, यानी कि सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका कैसा वन वन तो है ना, सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है ना। अब देखो ये फंक्शन में क्या है कि वन टू थ्री फोर एलिमेंट हैं किसमें, सेट वाई में। अब इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज आपकी एक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपका ऑन टू भी है ना। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डिफरेंट सभी एलिमेंट की डोमेन की सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, वो आपका क्या है, वन वन है। और सारे एलिमेंट वाई सेट के जिनकी सभी की प्री इमेज है वो आपका ऑन टू है। यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सभी की अलग अलग इमेज है और सभी की प्री इमेज है सेट एक्स में। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, वन वन ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका फंक्शन आता है इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए फंक्शन, कोई फंक्शन है सेट एक्स टू सेट वाई इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट वाई बिलोंग टू सेट वाई विच हैज नो प्री इमेज इन एक्स। इसका मतलब क्या है कि वाई सेट और एक्स सेट ये हम ले लें ए बी सी डी। ठीक है, एक दो तीन चार। अब देखो ए की, अगर हम मान लो ए की वन है, बी की टू इमेज है, सी की थ्री इमेज है, डी की भी थ्री इमेज है, बट यहाँ पर फोर है ना, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब जहां पर वाई सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो आपका कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। समझने की बात यह है कि जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होता वो आपका फंक्शन कैसा होता है, इनटू फंक्शन होता है। जो फंक्शन ऑन टू ना हो वो इनटू फंक्शन होता है। ऑन टू में सारे एलिमेंट की प्री इमेज होती है और वाई वाले की, और जो इनटू फंक्शन होता है उसमें एक या एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज ना हो सेट एक्स में। ठीक है, ये होता है आपका इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखो अगला फंक्शन क्या है आपका, वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू फंक्शन ये ऐसा फंक्शन होता है जो आपका वन वन भी हो और जो आपका इंटू भी हो। अब देखो इफ द फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन है सेट एक्स टू सेट वाई इज कॉल्ड वन वन एंड, हाँ, वो आपका कैसा फंक्शन है, वन वन भी है और इंटू भी है, देन एफ इज कॉल्ड वन वन इंटू फंक्शन। यानी कि वन वन की क्या कंडीशन होती है, यानी कि जितने भी एलिमेंट है ना वाई के अंदर, उन सभी की, जितने भी एलिमेंट एक्स के अंदर है ना उन सभी की एक डिफरेंट इमेज मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक्स, ऑल एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन सेट वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, यानी कि सॉरी एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, यानी कि
जितने भी एक्स सेट के एलिमेंट है ना, उन सभी की एक डिफरेंट इमेज आपको सेट वाई में देखने को मिले। ऐसे एलिमेंट्स को या फिर ऐसे सेट को, ऐसे फंक्शन को आप वन वन फंक्शन कहते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है कि जो आपका सेट वाई है ना, जो कोडोमेन वाला सेट है, उसमें एटलीस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी प्री इमेज नहीं है। अब देखो, वन की प्री इमेज है, टू की प्री इमेज है, थ्री की प्री इमेज है, लेकिन फोर की प्री इमेज नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है आपका? इनटू फंक्शन। ठीक है, ये आपका वन वन भी है और इनटू भी। ऐसा फंक्शन जो आपका वन वन भी हो और इनटू भी हो, उसे क्या कहते हैं? वन वन इनटू फंक्शन। समझ में आई बात? अब देखो, मैनी वन इनटू फंक्शन, अगला टाइप है आपका मैनी वन इनटू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इफ द फंक्शन एफ, यानी कि यदि कोई फंक्शन है जो आपका सेट ए टू सेट वाई में है, इज मैनी वन एंड इनटू, देन एफ इज कॉल्ड मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है? कोई सेट एक्स है, कोई सेट वाई है, ये ले लो, इनमें फंक्शन आपको दिखाना है। देखो, इसके एलिमेंट है वन, टू, थ्री, फोर, और यहां पर आप ले लो ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब देखो, मैनी वन के लिए क्या होता है कि दो प्रीमेज की एक इमेज जब आपकी किस में आ जाए? कोडोमेन में आ जाए। ठीक है, मान लो वन का ए से रिलेशन, सॉरी, ए इमेज है वन की, टू की बी इमेज है, थ्री की सी इमेज है और फोर की भी सी इमेज है। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एक प्री, सॉरी, एक इमेज आ रही है। इसका मतलब क्या? ये मैनी वन हो गया, है ना? अब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। जहां पर सेट वाई में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो, तो वो फंक्शन आपका कैसा होता है? इनटू फंक्शन होता है। और जहां पर वाई सेट के किसी भी एलिमेंट की ए, एक से अधिक प्री इमेज हो, ऐसा फंक्शन आपका क्या होता है? मैनी वन इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, इनकी यहाँ पर सी की प्री इमेज कौन कौन सी है? तीन और चार है ना? सी की दो प्री इमेज आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका मैनी वन को डिनोट कर रहा है ये चीज। ठीक है, अब देखो, डी ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, जिसकी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये आपका इनटू को बता रहा है कि ये फंक्शन इनटू है, और ये बता रहा है आपका कि ये मैनी वन है। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। यानी कि इसमें एक बात और, कि जो आपका फंक्शन वन 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 नहीं है, वन वन नहीं है, वो आपका कैसा होगा? वो आपका मैनी वन होगा, मैनी वन। और जो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, ऑन टू नहीं है, ऐसा फंक्शन आपका होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन।